नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका। मित्रों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने एक प्रयत्न लिखा है। हमने पिछली कक्षा में वर्णों का उच्चारण स्थान जाना था। आज की कक्षा में हम वर्णों का आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रयत्न है क्या। प्रयत्न मैंने जैसे लिखा है उसमें कि प्रयत्न माने चेष्टा प्रयास होता है, हम जानते हैं। अब प्रयत्न हम वर्णों के बारे में जान रहे हैं, तो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न लिखा हुआ है मैंने पहले से समय की बचत के लिए कि यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। मतलब जो यत्न हैं दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्यश। ठीक है, अब देखिए, अब आभ्यंतर होता क्या है वो भी जान लें कि आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर, है ना। अब भीतर कहाँ? मुख के अंदर। कि जो प्रयत्न है, जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, उसको बोलने से पहले जो हम प्रयास करते हैं, बोलने से पहले जो हम प्रयास करते हैं वही प्रयत्न है। ठीक है ना। अब वो अभ्यंतर है तो अंदर वाली स्थिति होगी, है ना, अंदर वाली स्थिति होगी। ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसी में से आपको बता देता हूँ। देखना, वैसे तो अलग लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए, स्पृष्ट, फिर इसको अलग करेंगे अपन, ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, फिर ईसत विवृत, और फिर विवृत, और फिर समृत। ठीक है, 5 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए। अब देखिए, स्पृष्ट है क्या, इनको जाने हम। तो स्पृष्ट से मतलब है छूना। क्या है? छूना। तो हमने पिछली कक्षा में जाना था कि स्पर्श, स्पर्श वर्णों के बारे में जाना था। तो उनकी संख्या हमने जानी थी 25 है ना। कादयो माँ बसाना, मतलब का से लेकर माँ तक के जो वर्ण हैं वो क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। तो देखिए, ईसत स्पृष्ट, ईसत का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। तो ईसत स्पृष्ट, ईसत माने थोड़ा, थोड़ा छुए, है ना। जो भी हमारे उच्चारण स्थान है उनको थोड़ा छुए, तो वो क्या होगा? ईसत स्पृष्ट। तो ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम विवृत, तो विवृतम स्वराणाम। तो इसको जानने से पहले पहले हम जानते हैं कि विवृत का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ विवृत का अर्थ है खुला। अब हम चर्चा कर रहे हैं वर्णों की, वर्णों के उच्चारण से संबंधित, या उनके छूने से संबंधित, या उनकी मुख की स्थिति से संबंधित। तो हाँ, मुख कैसा होगा? खुला होगा। ठीक है, तो किन के लिए होगा? स्वरों के लिए, सभी स्वरों के लिए। तो कह सकते हैं कि सभी स्वर विवृत हैं। ठीक है, फिर लिखा है ईसत विवृत। तो ईसत विवृत है, तो ईसत का हम जान चुके हैं कि ईसत माने होता थोड़ा। तो ईसत विवृत मतलब थोड़ा खुला। क्या? थोड़ा खुला। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ईसत विवृतम ऊष्माणम, है ना, ऊष्मणम, इसमें छोटा ना कर दीजिए, ऊष्मणाम, ऊष्म नाम, मतलब ईसत विवृत। विवृत का मतलब खुला, कम खुला। कौन कौन सी वर्णों में रहता है? देखिए, ऊष्म, ऊष्म हम जानते हैं कौन कौन है, श, श, स, ह, 4 वर्ण है ना। अब देखिए, नेक्स्ट आ गया समृत। क्या है? समृत, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। देखिए,
अब समृत का मतलब होता है बंद, ढका हुआ, है ना, बंद या ढका हुआ। इसमें जो वायु मार्ग है ना, बंद रहता है। और देखिए स्थिति थोड़ा सा हम बिल्कुल क्लियर कर लें कि प्रयोग करने अर्थात कहें कि उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आ का प्रयत्न समृत होता है। किस अवस्था में? उच्चारण अवस्था में। देखिए लिखा है ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। अब नीचे हमने लिखा है प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, लेकिन दूसरी स्थिति ये कहती है किंतु शास्त्रीय अवस्था में, शास्त्रीय अवस्था में आ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत ही होता है। ठीक है, प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव। देखिए अब चलिए अपन आगे चलते हैं। प्रक्रिया दशा में विवृत ही। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे दंड और आढ़क। ठीक है, दंड प्लस आढ़क में अकार। देखिए में अकार का प्रयत्न वस्तुतः समृत है। अकार का प्रयत्न क्या है? समृत है। अब देखिए अभी हमने जो पढ़ा था ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम के अनुसार, है ना, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम के अनुसार है। और जो आकार है, क्या दिखाई दे रहा है? आकार। आकार का क्या होगा? विवृत। आकार का क्या होगा? विवृत। किसके अनुसार? विवृतम स्वराणाम, है ना, विवृतम स्वराणाम के अनुसार होगा। अब दोनों का प्रयत्न भिन्न होने से दोनों सवर्ण नहीं है। बात समझ में आ रही है कि दोनों का प्रयत्न भिन्न होने से दोनों सवर्ण नहीं है। और तब देखिए वो आता है, सूत्र आता है, क्या आता है? अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः। तो देखिए क्या नियम में दीर्घ संधि भी नहीं हो सकती, दीर्घ संधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि सवर्ण अच परे होने पर, सवर्ण क्या है? अच, अच माने स्वर, परे रहने या होने पर ही दीर्घ संधि होती है ना। अतः साधन दशा में अकार का प्रयत्न, साधन दशा में अकार का प्रयत्न क्या होगा? विवृत हो जाता है। और जब आ और आ और आ क्या हो? दोनों के सवर्ण होने पर, दोनों के सवर्ण होने पर अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि होकर क्या बन जाता है? इस तरह से बन जाता है। देखिए अब आते हैं हम बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्नों को हमने जाना है कि 11 प्रकार के। देखिए बाह्य प्रयत्न कौन कौन है? विवार, संवार, श्वास, नाद, नादघोष, अघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण,
उदात्त अनुदात्त और स्वरित। हमने उदात्त अनुदात्त स्वरित को पहले जान लिया था, लेकिन अब यहाँ भी जान लेते हैं तो अपना और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हम कि इनको अपन अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, है ना, अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। एक तालिका बना लेते हैं। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखिए, जो एक स्थिति रहती है, एक तो होता है एक विवार आएगा साथ में, एक श्वास आएगा इसके साथ में, और अघोष आएगा। ठीक है, तो कौन कौन हो गए? विवार और श्वास और अघोष। ठीक है, दूसरा है आपका संवार, संवार, नाद और घोष। अब बच्चे कितने? देखिए, एक तो होगा अल्प प्राण, और ये होगा महाप्राण, और इसमें उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लीजिए। हमने प्रत्याहार पढ़े हुए हैं। क्या? प्रत्याहार पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार देखिए, इसमें आप केवल खर लिख दो। क्या लिख दो? खर। खर प्रत्याहार में खा से देखिए, खप, छठ, थच, टतो, कपय, सस, सर, यहाँ तक देखिए आप। तो कितने वर्ण आ जाते हैं? कोई आप बात करें अपन वर्ग का, कौन कौन सा वर्ण, मतलब देखेंगे हम, जो जैसे वर्णमाला लिख लेते हैं तो उसमें देखेंगे कि पहला दूसरा वर्ण आ रहा है जो वर्गीय व्यंजन है, और रातक है तो तीनों क्या आ जाएंगे? सा आ जाएंगे, है ना। तो एक तो ये सा, श और शा, ये आ गया। अब देखिए, संवार, नाद, घोष, ये आप याद कर लो केवल हस। हस प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं वो पूरे लिख डालिए, है ना, हास हाइब्रिड से, तो आप लिख लेंगे। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। अब देखिए, अल्प प्राण बात आती है। अब अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, है ना, और अंतस्थ। कौन कौन से? प्रथम, तृतीय और पंचम। प्रथम, तृतीय, पंचम, और कहें यण, है ना, या बराला आ जाते हैं उसमें। अब आगे देखिए, इसमें कौन कौन हो गए? पहला, तीसरा, इसमें पहला, तीसरा, पांचवा और यण, मतलब वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण और यण। यण मतलब या बराला। ठीक है, अब देखिए महाप्राण में कौन बचे? एक तो द्वितीय बचा और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ, और क्या बचा? इसमें या बराला आ गए, तो इसमें देखिए श, श, स और हा, ये बढ़ जाएंगे। और जो उदात्त अनुदात्त स्वरित है वो इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। ठीक है, सभी आ से लेकर अब तक। तो इसमें लिखने में समय गुजरता है, इसलिए मैंने इस तरह से बता दिया। अब देखो, हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, और ये भी देखना है कि प्रत्येक वर्ण का, है ना, प्रत्येक वर्ण का 4 प्रयत्न होते हैं। क्या होते हैं? 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। देखिए, यहाँ देखेंगे हम, जैसे ये है संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष। जैसे इसमें हा आ गया, क्या आ गया? हा, और 3 हो गए, इसके 3 प्रयत्न हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखो इधर जाइए,
महाप्राण भी होगा उसका, है ना। तो 4 प्रकार हो गए। अब कोई से भी वर्ण का देख लो, 4 प्रकार से उनका होगा, ठीक है। किसी वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न होंगे, ठीक है। तो आप इसको और देखते रहें, आगे देखिए। हाँ, मैंने एक चीज़ और बताना भूल गया कि इनको याद कैसे करें। इसको देखिए, बना लीजिए, मैंने इसको एक बनाया ऐसे, विश्व, है ना। क्या बनाया? विश्व। इसको बड़ा भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो देखिए, बी से क्या हो गया? विवार। इससे क्या हो गया? श्वास। आ बचा, मान लीजिए केवल ये बचा, इसको अलग कर दिया, तो जो क्या हो गया? अघोष, है ना। क्या हो गया? अघोष। और इसको याद करें तो इसका पढ़ सकते हैं सन्नाघो। सन्नाघो। देखिए, संवार और नाद ना, और घोष से क्या हो गया? घोष, सन्नाघो। तो सन्नाघो हस और विश्वाखर, इसको साथ में जोड़ के चलो कि विश्वाखर सन्नाघो हस। और अल्पप्राण हम जानते हैं, हिंदी में भी पढ़ लिया था हमने। और महाप्राण जिसमें अधिक वायु लगती है, अल्पप्राण मतलब जिसमें कम वायु लगती है ना। उदात्त अनुदात्त स्वरित के बारे में भी हमने जान लिया। अगला टॉपिक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने वाले हैं। आप बिल्कुल यहाँ से हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझेंगे। समझ गए तो हम कभी नहीं भूल सकते, और रटेंगे तो हम 1 दिन में, 2 दिन में, और हो सकता है कि 1 घंटे में ही भूल जाते हैं। तो प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल तरीके से मैं समझा पाऊँ, आप समझने का प्रयास करते रहें। मित्रों, एक चीज़ और जान लें हम कि विवार, संवार, श्वास और घोष और अघोष, है ना। इनको जानने की होता क्या है, ये विवार होता क्या है। तो इसके बारे में कहा गया है विवारयति विकासयति मुखम इति। इसके बारे में क्या कहा गया है? विवारयति विकासयति मुखम इति। अर्थात कहें कि वर्ण के उच्चारण के समय मुख खुलने को विवार कहते हैं, है ना। वर्ण के उच्चारण के समय मुख खुलने को विवार कहते हैं। दूसरा आ गया संवार। तो संवार है जिसके उच्चारण के समय मुख संकुचित रहता है, उनका प्रयत्न संवार कहलाता है। क्या कहलाता है? संवार कहलाता है। अब एक आ गया श्वास। श्वास जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास लगती है, उस प्रयत्न को श्वास कहते हैं, ठीक है। और घोष आ गया, हमने पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें कंपन हो, है ना। और घोष जिसमें कंपन नहीं होती, है ना, जिसमें कंपन नहीं होती। यहाँ यदि सघोष लिखा है तो भी एक ही बात है ना। तो ठीक है मित्रों, मुझे ये चीज़ और छूट रही थी तो मैंने कहा सोचा बता दूं आपके लिए कि इनका अर्थ मतलब क्या होता है ना। ठीक है मित्रों, नमस्कार।